वेलकम बैक। लास्ट सेशन करेंगे आज का ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। हेलो हेलो हेलो। विकास, प्रकाश, कोमल, युतिका, बिल्वा, उम्मीद, आर यू देयर? शुरू करते हैं। यस सर। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में ये अगर सवाल पूछा जाए तो छोटे छोटे नंबर्स का है, मतलब बहुत छोटे भी नंबर्स नहीं है। 5, 6, 8, 4 और 19, 20, 21, 22 हर साल सवाल आया है। हर साल एक आध दूसरा साल अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया, 2023 में नहीं आया है, तो हो सकता है 24 में सवाल आ जाए। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, यू विल हैव टू डू इट। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में 5 से 8 मार्क तक का सवाल आ सकता है। उसमें क्या रहेगा? दिस इज प्योरली डिस्क्लोजर रिलेटेड स्टैंडर्ड। ये पूरा डिस्क्लोजर रिलेटेड स्टैंडर्ड है, कोई अकाउंटिंग की बात नहीं है यहां पे। पहली बात आपको जो करनी है या आपको इवैल्यूएट करनी है, पढ़ाई करनी है, ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो इसका एक मैकेनिज्म रहेगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर एटसेट्रा। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि उसका मतलब क्या है, वो हम करेंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कैसे डिटरमाइन की जाती है किसी कंपनी की, वो डिटरमाइन करेंगे। उसमें से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स सभी रिपोर्ट नहीं की जाती, जो रिपोर्टेबल है उतनी ही रिपोर्ट की जाती है, बाकी रिपोर्ट नहीं होती। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, उसमें से फिर बाद में एग्रीगेशन होता है और उसके बाद में रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन सी वो डिसाइड की जाती है। तो आपका काम जनरली जो एग्जामिनेशन में आता है, नंबर 1, आइडेंटिफाई विच इज ऑपरेटिंग सेगमेंट, प्रोवाइड व्हाट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। थ्योरी लिखना है थोड़ा सा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट, डिटरमाइन विच आर द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, विच कुड बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एग्रीगेशन होगा या नहीं होगा, ये सेकेंड बात। तीसरी, विच आउट ऑफ दिस एज अ स्टेप 2 जो आपने डिटरमाइन किए कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है, इसमें से रिपोर्टेबल कौन सी होगी, जो रिपोर्टेबल नहीं है उसका क्या करेंगे, जो रिपोर्टेबल हो गई उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करेंगे। ये 4 चीजों में खेल खत्म है। 4 चीजों में खेल खत्म है। तो ज्यादा मार्क्स सबसे रहेंगे आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। उसके नीचे जो थोड़े कम मार्क एलोकेट रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज आइडेंटिफाइंग दी ऑपरेटिंग सेगमेंट। पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट ढूंढो, उसमें से कौन सी रिपोर्टेबल है ये ढूंढो, उसके लिए डिस्क्लोजर्स करो। ये ब्रॉडली अगर मोटा मोटी स्टेप्स देखा जाए तो ये है। भले अभी उसके आगे देखो तो कई सारे आपको स्टेप्स दिखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस स्टेप्स। डिफाइन व्हाट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है एंटिटी के। ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से ये रिपोर्टेबल है बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड्स गिवन बाय द स्टैंडर्ड। इन रिपोर्टेबल सेगमेंट से रिलेटेड ये चीजें डिस्क्लोज करनी है, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया। तो आपको 6 से 8 मार्क्स मुफ्त में मिलेंगे। मुफ्त मतलब मुफ्त में नहीं है, उसके लिए आज कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट ये स्टैंडर्ड है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर दोनों प्रेजेंटेड है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड पूरा पूरा अप्लाई करना पड़ता है, आधा अधूरा नहीं करेंगे। तो करना है तो पूरा अप्लाई करना है। एंड जनरली ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है। इंडेस में ये बात नहीं है। इंडेस में बिल्कुल सिंपल है। इंडेस में स्टैंडर्ड कहता है भाई आपको इंडेस एप्लीकेबल है तो ये आपको ये इंडेस 108 एप्लीकेबल रहेगा। आईएफआरएस में ये सेपरेट में भी है, कंसोलिडेटेड में भी है। सिर्फ कंसोलिडेटेड करते हो तो कंसोलिडेटेड, सिर्फ सेपरेट है तो सेपरेट में। बट सेपरेट कंसोलिडेटेड दोनों करते हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाओ। फिर इन दैट केस सेपरेट में नहीं दिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी कब का है, किस लिए मैंडेटरी है, कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? इफ डेट एंड और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन पब्लिक मार्केट, तो लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है। और इफ देयर इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो मैंडेटरी है। अदरवाइज ये मैंडेटरी आईएफआरएस की केस में नहीं है, ठीक है।
इंडेस में ये बात नहीं, इंडेस में जिनको इंडेस एप्लीकेबल है सभी को मैंडेटरी है, तो अनलिस्टेड कंपनीज को भी ये मैंडेटरी है विच आर विद इन द एम्बिट ऑफ इंडेस इन दैट फॉर दैट मैटर। कोर प्रिंसिपल क्या है स्टैंडर्ड का, दो सोचिए, मैं आपको बताता हूं कोर प्रिंसिपल क्या है। जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देखती है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन देखने के लिए, तो मेरे पास कई सारे लाइन ऑफ बिजनेसेस है। टाटा मोटर्स है तो मेरे पास एक सीवीबीयू है, एक पीसीबीयू है, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट, पैसेंजर कार बिजनेस यूनिट। मैं दो ही यूनिट्स देखता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में टेलीकॉम सेक्टर अलग, ऑयल एंड रिफाइनरी अलग, रिटेल सेक्टर अलग, और बहुत सारे उनके क्या है लाइन ऑफ बिजनेसेस है। तो प्रॉफिटेबिलिटी 100 कंपनीज है, उसमें से 50 कंपनीज जो टॉप लाइन की है, जो कंट्रीब्यूट करती है मेजरली, वो लेट्स से मैनेजमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस इवैल्यूएट करती है। वही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए। तो जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अगर इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, इससे रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग हम करने वाले हैं, इसको और ज्यादा रिसोर्सेज देंगे टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, रिसोर्सेज ज्यादा है कम करेंगे, तो ये डिसीजन मैनेजमेंट जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे लेता है, जिस इंफॉर्मेशन की बदौलत ये डिसीजन लेता है, वही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए। क्यों? अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट की, इफ आई एम गोइंग टू सेल इट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो कुछ देखेगा ना इंफॉर्मेशन, ये है, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहा, ये इन्वेस्टमेंट बेचनी चाहिए, इन्वेस्टर को भी वही मिलना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट अगर आप बेचने वाले हो तो मैं भी कुछ शेयर बेच देता हूं, इसके लिए सेम इंफॉर्मेशन। तो यहां है डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन दैट एनेबल्स यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इवैल्यूएट द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज इन एंटिटी एंगेजेस एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। जिस एनवायरमेंट में एंटिटी ऑपरेट करती है एंड जिस एक्टिविटीज में एंटिटी एंगेज है, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को जाती है वो इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए। तो कभी उनको लगता है ये रिस्की बिजनेस है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इन्वेस्टर शुड बी एबल टू टेक दैट डिसीजन। दैट्स इट, ये कोर प्रिंसिपल है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, आपको ये एक बात समझ में आएगी। यहां पे लेट्स से जो भी चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, जिसका रेवेन्यू है, लेट्स से टोटल एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, टोटल लाइबिलिटीज है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका मेजरमेंट जो होता है ये इंडेक्स के हिसाब से नहीं होता। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर आएगा, बैलेंस शीट में मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर जिस अमाउंट पे जाएगा, ये अमाउंट और आपके पी&एल बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो मैच करेगी एग्जैक्टली, ये बात जरूरी नहीं, क्योंकि इसके मेजरमेंट का बेसिस अलग हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट किस बेसिस पे देखना चाहती है वो बेसिस है। मैनेजमेंट थोड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझती, वो थोड़ी नहीं ये जानती है कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये डेफर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट कहती है मैंने जैसे कहा वैसे आप मुझे डिस्क्लोजर दे दो ताकि डिसीजन लेने में मुझे आसानी हो। वो जो फिगर्स हम मैनेजमेंट को दिखाते हैं, सिमिलर फिगर्स इससे रिलेटेड हम नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे फॉर द इन्वेस्टर्स। तो कोर प्रिंसिपल सिंपल है, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिल रही है वो इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए। तो पहले तो हम मैनेजमेंट मतलब क्या, तो मैंने अभी वर्ड मैनेजमेंट यूज किया, उसको एक अलग प्यारा सा नाम दिया है स्टैंडर्ड ने, उसको कहा है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, सीओडीएम। क्या कहा है? सीओडीएम। ये कोई एक पर्सन नहीं है, दिस इज अ अथॉरिटी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सीओडीएम हो सकता है। इट इज अ कमिटी ऑफ लेट्स से सीओओ, सीएफओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तीनों की कमिटी हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक कमिटी हो सकती है, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, या सिर्फ चेयरमैन हो सकता है, वॉट एवर इट इज, चाहे जो भी हो। जो कंपनी जिसकी बेसिस पे डिसीजन लेती है और जो डिसीजन रिवर्सिबल नहीं होते, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सीओडीएम। तो पहली बात है सीओडीएम। CODM is the highest level of management responsible for resource allocation and performance assessment. It is a function and not a title. CFO कैसे ये टाइटल है ना, चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर, ये टाइटल है, एक पर्सन रहेगा वहां पे, ये कोई फंक्शन नहीं है, बट सीओडीएम इज अ फंक्शन। सीएफओ, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ इकट्ठा आके डिसीजन लेते हैं, तो सीएफओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी सीओडीएम। वन सीओडीएम पर रिपोर्टिंग एंटिटी, एक ही सीओडीएम होना चाहिए, करेक्ट। तो ये जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, सीओडीएम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है वो डिसाइड करेंगे। ये आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में चेक करेंगे कुछ एग्रीगेट हो पाता है क्या, एग्रीगेट होने के बाद हम डिसाइड करेंगे रिपोर्टेबल कौन सी है और उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। एग्रीगेशन हमने सिर्फ सेपरेट नहीं देखा था, बाकी फिर 4 स्टेप्स मैंने आपको कहे थे। पहले सीओडीएम कौन है वो चेक करेंगे, उनके हिसाब से कौन सी सेगमेंट्स है, कौन से ऑपरेशंस है जिसके लिए वो इवैल्यूएशन करते हैं, रेगुलर असेसमेंट करते हैं, वो मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिर सीओडीएम, उसकी बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, उसके बाद में रिपोर्टेबल कौन से, उसका क्या डिस्क्लोजर्स, ये 4 चीजें मैंने आपको कही थी। एग्रीगेशन के बारे में मैंने वर्बली कहा था, बट उसका सेपरेट स्टेप नहीं लिया था, जो यहां पे सेपरेट स्टेप है। हालांकि ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें सिक्वेंशियली इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। और फिर डिस्क्लोजर में क्या देना है वो आपको बहुत ईजियर है और लॉजिकल है, क्या क्या देना है, हर एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना ही ध्यान में रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। ज्यादा दिन हमारे पास नहीं है। सीओडीएम का मतलब जान लिया। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब होता है ये 3 में से कोई एक चीज सेटिस्फाई, तीनों की तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। नंबर 1, वेदर कंपोनेंट अर्न्स इट्स रेवेन्यू ऑन इट्स ओन। जैसे हमने सीजीयू डिटरमाइन किया था, याद है आपको, कैश जनरेटिंग यूनिट, smallest identifiable group of asset which is capable of generating independent cash inflows from the rest of the entity, IAS 36 CGU। सेम हमने ऑपरेशन का मतलब डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में, IFRS 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में, ऑपरेशन इज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट इज केपेबल of generating its own revenue, and it can be differentiated in terms of its financial reporting purposes from the rest of the entity, and can be identified as a separate major line of business or a geographical area। सेम है यहां पे भी, मतलब वहां पे भी मैंने कहा था आपको CGU is equivalent to operating segments is equivalent to operation, operation is equivalent to CGU, operation is equivalent to this operating segment, करेक्ट। सेम मीनिंग वही है, वर्डिंग्स अलग अलग है। तो यहां पे लिखा है वेदर दैट कंपोनेंट कैन अर्न रेवेन्यू ऑन इट्स ओन, इंटरनल और एक्सटर्नल, वेदर इट इज केपेबल ऑफ अर्निंग रेवेन्यू एंड हैज इट्स ओन एक्सपेंसेस। यस, वो नहीं है तो सवाल ही नहीं, दैट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो वो अगर हाँ खुद के रेवेन्यू खुद कमाता है, वो चाहे इंटीग्रल वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस क्यों ना हो। वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मतलब मैं जो मैन्युफैक्चर करता हूं वो दूसरे डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल बाहर किसी को भी मैं बेच सकता हूं। एम आई केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू? सीजीयू में भी यही हमने देखा था, कैश जनरेटिंग यूनिट में, वेदर दे आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, वेदर फ्रॉम इंटरनल डिपार्टमेंट और फ्रॉम एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, वॉट एवर इट इज, इफ दे आर केपेबल ऑफ, then they are capable of earning their own revenue, incur their own expenses. At the same time, that component is regularly reviewed by CODM for decision making, whether to allocate resources. वो कैसे करेंगे? Only when they have separate financial, discrete financial information available for the component. खुद का रेवेन्यू, खुद के एक्सपेंसेस है, तभी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकता है सेपरेट उस कंपोनेंट का, तभी वो इवैल्यूएट हो सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ये तीनों चीजें हैं तभी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तभी वो सीजीयू है, तभी वो एक ऑपरेशन है। 3 अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, तीनों के डेफिनेशंस अलग है। सीजीयू में डेफिनेशन हमने क्या देखी,
स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज। ये हमने सीजीयू देखा था, यहां पे भी यही है। इट इज जस्ट दैट इट इज रेगुलरली रिव्यूड बाय द सीओडीएम। इट इज रेगुलरली रिव्यूड बाय द सीओडीएम। ऑपरेशन में भी यही था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला ऑपरेशन। तो ये एक हमारा क्या है, इट इज अ रिपोर्टिंग सेगमेंट। क्या 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? खुद के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस चाहिए। खुद के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस किस बेसिस पे होते हैं? खुद के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रहेगी तभी हो सकते हैं। खुद का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, खुद की एसेट लाइबिलिटी है, तभी खुद के डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ये डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तभी वो रिव्यू किए जाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय सीओडीएम फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं। मैंने गलती से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा है तो उसे भूल जाइए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती है, क्या नहीं आता है, एसेट्स कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में चाहिए, ये बात जरूरी नहीं। कुछ पैरामीटर्स ये रेगुलरली इवैल्यूएट होते हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ऑफ दैट सीजीयू, ऑफ दैट सेगमेंट। अगर ये रेगुलरली रिव्यू होता है तो ही मैं उसे सेगमेंट कहूंगा। अभी मैंने उसको रिपोर्टेबल है क्या ये नहीं देखा, सेगमेंट है, रिपोर्टेबल कब होगा वो देखेंगे। अभी कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, एंटिटी सभी सेगमेंट्स क्या करती है, रेगुलरली रिव्यू करती है, सबका इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स आपके खुद के हैं, वो अवेलेबल है, वो रेगुलरली रिव्यू होते हैं। ये ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। ये सेगमेंट्स इंफॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो स्टार्टअप ऑपरेशंस, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अभी डिस्कस किया उसके बारे में। एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट है, दूसरे डिपार्टमेंट का आउटपुट तीसरे डिपार्टमेंट का इनपुट है। अल्टीमेटली तीसरा डिपार्टमेंट वो बाहर की एंटिटी को क्या करता है, सेल करता है। बट ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट्स भी अपने आप में एक अलग सेगमेंट हो सकते हैं। सर्टेन कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुड बी अनदर activity per se, another segment. Jointly controlled entities and associates can considered as the separate segments itself in consolidated financial statements. ये देखना है कि एग्रीगेट कर सकते हैं क्या। कई डिपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, एक्टिविटी सिमिलर है, उसकी कोर प्रिंसिपल्स अगर हमने उसको कंबाइन भी किया उस सेगमेंट को तो उसको कोई धक्का नहीं पहुंचता। कोर प्रिंसिपल क्या है हमारा, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इवैल्यूएट करती है वही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को देनी है, ये कोर प्रिंसिपल है। कई सारी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मैंने आइडेंटिफाई की, तो ये कई सारी मैंने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई की, हो सकता है उसमें से कुछ मैं एग्रीगेट कर सकता हूं क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सभी सेम है, उसका सेल का वॉल्यूम लगभग सिमिलर है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर है, सेम एग्जैक्टली नहीं है बट सिमिलर है, उसकी जो इंडस्ट्री है, वो जो जिस सेक्टर में काम करती है वो लगभग सिमिलर है, उसके इकोनॉमिक गेन्स लॉसेस अप्स एंड डाउन्स ये सिमिलर है एक दूसरे से। ये इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये अगर लगभग सिमिलर है 3-4 सेगमेंट्स की तो उसको एग्रीगेट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड it is similar in all of the following natures. Number 1, nature of product and service is similar, production process similar है, types of customers similar है, methods of distribution similar है, nature of regulatory environment similar है। ये सब एक साथ similar है तो हम उसको क्या करेंगे, क्लब करेंगे। 4 अलग सेगमेंट से उसको एक सेगमेंट में दिखा सकते हैं अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तब, अदरवाइज एग्रीगेट नहीं कर सकते, फिर 4 अलग दिखाने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा बट अगर पूछा जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। तो अदरवाइज मेरे पास एक बार मैंने ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर ली तो मुझे अब देखना है कि उसमें से रिपोर्टेबल कौन सी है। मेरे पास लेट्स से स्टील
का एक सेक्शन है, पिग आयन है, मेटल ट्यूब्स है। ये अलग अलग सेगमेंट्स है। स्टील कंपनी है, आईएसएमटी, केएफआईएल लिस्टेड कंपनीज है, आप जाके देख सकते हो उधर। तो यहां पे स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं वो, पिग आयन करते हैं, मेटल ट्यूब्स करते हैं, सीमलेस मेटल ट्यूब्स। इंडियन वो जो आईएसएमटी जो है वो उसी इसी काम में है, इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब्स बनाती है, पाइप्स बनाती है। तो ये एक सेगमेंट है, पिग आयन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अलग अलग सेगमेंट्स उनके आती है। रिपोर्टेबल कौन से है? तो ये डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड कुछ वो सेटिस्फाई करते हैं कि आइडेंटिफाई किए हैं अभी सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स हैं, तो मुझे चेक करना है रिपोर्टेबल कौन से। तो इसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो जाता है, क्या क्राइटेरिया है? ये रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया है, या तो मेरा प्रॉफिट और लॉस वाला है, या तीसरा एसेट्स वाला है। ये और है, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो ये क्या हो गया, मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट में अगर सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ये तीनों सेगमेंट्स का कुछ अपना अपना रेवेन्यू रहेगा, इंक्लूडिंग इंटर कंपनी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस। ये टोटल रेवेन्यू जो है उसका ये 10% से अगर ज्यादा है, ये 10% से ज्यादा है, ये 10% से ज्यादा है, तो ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकती है। हो सकता है ये है 70%, ये है 25% और ये है 5%, तो देन दिस मे नॉट बी ए रिपोर्टेबल सेगमेंट। बात समझ में आ गई आपको? टोटल रेवेन्यू आपका 100 है, 100 में से 70 ये है, 25 का इसका रेवेन्यू है और ये 5 ही है, तो दिस इज नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट बेस्ड ऑन रेवेन्यू। बाद में सेकंड क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? इज एवरीबॉडी विथ मी? एग्जाम में ये दिया जाएगा, टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल रेवेन्यू इज दिस, एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल रेवेन्यू फॉर स्टील, फॉर पिग आयरन, फॉर मेटल ट्यूब्स इज दिस। एसेट दिया जाएंगे, टोटल एसेट्स कितने हैं, मैं सेकेंड पॉइंट बाद में आता हूं। 10% ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट एसेट्स, सभी कंबाइंड एसेट्स, अगर 100 है, इसमें से ये 80 है, ये 15% है, एंड अगेन दिस इज 5%। ऑन द फॉर द एसेट ऑल्सो this is not the reportable segment. On the basis of asset, this is not reportable. On the basis of revenue, this is not reportable segment. बात समझ में आ रही है आपको? तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एसेट बेस्ड है, वो तीसरा है। और जो हम अभी तीसरा देखेंगे, या जो दूसरा क्राइटेरिया है, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और लॉस। ये तीसरा क्राइटेरिया, सभी का प्रॉफिट रहेगा। अब मेरे पास डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सभी सेगमेंट्स का, जो सेगमेंट्स है उसका रेवेन्यू रहेगा, उसका एक्सपेंस रहेगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, उसका टोटल नंबर ऑफ एसेट्स रहेगा। उसका रेवेन्यू के बेसिस पे मैंने डिसाइड कर लिया क्या रिपोर्टेबल है, क्या रिपोर्टेबल नहीं है। एसेट की बेसिस पे मैंने डिसाइड किया, टोटल एसेट्स की बेसिस पे क्या रिपोर्टेबल, क्या रिपोर्टेबल नहीं है। अब तीसरा बेसिस आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, टोटल 100, दिस इज कंसोलिडेटेड, दिस इज कंसोलिडेटेड। ये मेरे पास 3 है, स्टील, पिग आयरन एंड ट्यूब्स। पहला क्राइटेरिया था रेवेन्यू, एसेट, प्रॉफिट और लॉस, 3 क्राइटेरिया है। रेवेन्यू है यहां पे, जैसे मैंने कहा था
70-25 5%, एसेट 80% 15% 5%। अब क्या है देखिए, प्रॉफिट और लॉस में क्या लिखा है, 10% ऑफ एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड लॉस। तो उसमें हो सकता है ये प्रॉफिट में है डिपार्टमेंट और ये प्रॉफिट में है और ये लॉस में है। 10% एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रॉफिट, लेट्स से यहां इसका प्रॉफिट है, लेट्स से यहां पे प्रॉफिट है 20, यहां पे है लेट्स से 10 और यहां पे लॉस है लेट्स से 5। अब यहां पे 3 ही डिपार्टमेंट्स है, अगर 4 डिपार्टमेंट्स होते तो और एक कहीं पे लॉस लेते थे। तो प्रॉफिट में कितने हैं, ये प्रॉफिट में टोटल एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रॉफिट कितना है 30, टोटल एब्सोल्यूट प्रॉफिट है 30, इसका 10% मतलब 3। सो प्रॉफिट 20 है, 10 है, दिस बिकम्स रिपोर्टेबल। लिखा है 10% ऑफ एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड लॉस विच एवर इज ग्रेटर, ये दोनों में ग्रेटर क्या है, लेट्स से टोटल कंबाइंड प्रॉफिट है 30, कंबाइंड लॉस है 5, दोनों में ग्रेटर क्या है 30, एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रेटर क्या है ये देखना है। यहां अगर मेरा लॉस आता है लेट्स से 35, तो कंबाइंड लॉस कितना होगा 35, एब्सोल्यूट में ग्रेटर क्या होगा लॉस, इसका 10% चेक करना है। मैं दोबारा से बताता हूं, मैं पहले यहां पे निकालूंगा प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स कौन से हैं। ये प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स है, टोटल प्रॉफिट कितना है विच आर इन प्रॉफिट्स फॉर द डिपार्टमेंट्स विच आर इन प्रॉफिट्स 30, दो डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट में, am I right? सेकेंड टोटल लॉस -35, लॉस माइनस है, am I right? तो -35 एक ही डिपार्टमेंट है। एब्सोल्यूट फिगर कंसीडर करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं निगेटिव साइन को, इसको एब्सोल्यूट करते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट में विच अमाउंट इज हायर, 35 इज हायर, इसका 10%, 35% का 10% कितना आता है 3.5। मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 20 है, ये 10 है, 3.5 से ज्यादा है, दिस बिकम्स रिपोर्टेबल। ये 35 है, ये भी 10% से ज्यादा है, तो ये भी रिपोर्टेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑल थ्री बिकम्स रिपोर्टेबल, ऑल थ्री बिकम्स रिपोर्टेबल। क्या लिखा है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना है इंक्लूडिंग इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटर डिपार्टमेंटल रेवेन्यू तो वो भी इंक्लूड करना है, वो इंक्लूड करके 10% ऑफ कंबाइंड रेवेन्यू चेक करना है, वो है तो रिपोर्टेबल है। टोटल एसेट्स से ये 10% है तो ये भी रिपोर्टेबल है। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। एब्सोल्यूट अमाउंट में टोटल कंबाइंड प्रॉफिट, जो डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट में है, कंबाइंड प्रॉफिट कितना है 30, कंबाइंड लॉस कितना है 35, एब्सोल्यूट फिगर में हाईएस्ट क्या है 35, इसका 10%, इसका 10% से अगर ये प्रॉफिट और लॉस एक्सीड हो जाता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो वो क्या है रिपोर्टेबल सेगमेंट है। मान लीजिए कि यहां पे
5 है, लेट्स से यहां पे 2 है लॉस, कितना लॉस है? 2 का लॉस है। यहां पे टोटल लॉस कितना है? 2। एब्सोल्यूट में हाईएस्ट कौन सी है अमाउंट लॉस किया प्रॉफिट की? एब्सोल्यूट नंबर में प्रॉफिट की। तो हायर ऑफ दिस, एब्सोल्यूट नंबर में जो हायर है, विच एवर इज ग्रेटर, एब्सोल्यूट नंबर में हायर ये 30, इसका 10% कितना आता है? 3। आपका प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट का 3 से ऊपर चला जाता है तो रिपोर्टेबल, ये केस में ये रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? तो रिपोर्टेबल सिर्फ स्टील और पिग आयरन। तीसरा थ्रेशोल्ड भी अगर ये लॉस 2 का करता है तो ये नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। करेक्ट? आर यू विथ मी एवरीवन? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? भी शुगर इसका अपने कैलरी में ले रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा सा बंद बंद सा आवाज आ रहा है। We don't have to net off profit and loss in this case. नेट ऑफ नहीं करना है, नेट ऑफ नहीं करना है, नेट थोड़ी ना किया मैंने क्या किया? कितने डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट में है? 2 ही डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट में है, उसका कंबाइंड प्रॉफिट कितना है? 30। ये 30 आता है। लॉस कितने, लॉस में कितने डिपार्टमेंट? एक ही, उसका लॉस कितना है? -2। एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट अमाउंट पकड़ो, नहीं तो 30 एंड -2 में हाईएस्ट कौन सी? 30 ही है, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट नंबर करना है। तो एब्सोल्यूट नंबर में हाईएस्ट क्या है? 30। इसमें ग्रेटर मतलब ये 30 है, इसका 10% थ्रेशोल्ड चेक करो। आपका लॉस क्या 3 से ज्यादा है? नहीं, वो 2 ही है, इसलिए 2 मतलब ट्यूब्स, ये तीनों केसेस में ये मेरा थ्रेशोल्ड से नीचे ही है, इसलिए मैं उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं करता, मैं इसको अदर्स करके क्लासिफाई करता हूं, इसको सेपरेट नहीं दिखाता। आर यू विथ मी ऑन दिस एवरीवन? आपका विकास क्वेरी सॉल्व हो गया? नेट नहीं करना है, बिल्कुल नेट नहीं करना है। ये डिपार्टमेंट्स, ये उल्टा भी हम अलग चाहे जितने सिनारियोज है बना सकते हैं हम इसको। स्टील लॉस में है, पिग आयरन एंड ट्यूब्स प्रॉफिट में है, तो कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ट्यूब पिग एंड ट्यूब आयंस, पिग आयरन एंड ट्यूब्स, ये इकट्ठा करके एब्सोल्यूट अमाउंट में चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। तो ये आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसका, चाहे जितने हो। ठीक है, सो ये आपका क्या हुआ? रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ। दिस इज योर रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसके अलावा और एक थ्रेशोल्ड आता है, ये वैसे चौथा थ्रेशोल्ड है। हाउएवर एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटरनल रेवेन्यू आपने यहां पे इंक्लूड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, इसीलिए ये थ्रेशोल्ड में 10% में कुछ चीजें ऐसी है कि वो आएगी नहीं, रिपोर्टेबल हो सकता है। लेकिन आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट है 2, कौन से? पिग आयरन एंड स्टील, एंड बाकी आता है अदर्स। इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये दोनों का मिला के, इसका और इसका मिला के, इट शुड कंट्रीब्यूट टू 75% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू अगर 100 है तो इन दोनों के बीच में 75% से ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। वो अगर नहीं होता, लेट्स से इन दोनों का मिला के 70% ही होता है, बाकी और कई डिपार्टमेंट है, यहां पे हमने 3 ही पकड़े, बट और डिपार्टमेंट है, और बाकी के सभी डिपार्टमेंट में वो कोई थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए सबको कंबाइन किया है अदर्स में, और 2 रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू इज ओनली 70%, तो आपको बाकी के डिपार्टमेंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, सॉरी, अंटिल द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कम्स टू 75%। वो 75% तक चला जाए ये एक्सटर्नल रेवेन्यू, रिपोर्टेबल रेवेन्यू, तब तक ये ऐड करोगे। तो यहां पे और एक ऐड होगा, दूसरा ऐड होगा, तीसरा ऐड होगा, लेट्स से यहां पे 3%, यहां पे 1%, यहां पे 1%, तो 3 डिपार्टमेंट्स ऐड हो जाएगी, देन टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट से एक्सटर्नल रेवेन्यू 75%। भले ही ये जो डिपार्टमेंट्स है अदर्स में, अदर सेगमेंट्स 1 2 3 ये सेगमेंट है,
बट वो रिपोर्टेबल नहीं हो रहे थे बिकॉज एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, ना ही रेवेन्यू का, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का, ना ही एसेट का, इसीलिए उसको अदर्स में क्लब किया था। और भी है डिपार्टमेंट्स जो क्लब किए थे उसमें, लेकिन जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू सिर्फ 75% जाना चाहिए, वो जा रहा था सिर्फ 70%। इसीलिए अदर्स में से कुछ हाईएस्ट रेवेन्यू वाले मैंने डिपार्टमेंट चूज किए, तो एक का 3% है, अब 73% हो गया एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, और दो मैंने इसमें ऐड किए रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अब जाके रेवेन्यू कितना पहुंचा, 75% पहुंचा। अब बाकी के रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में सेपरेट नहीं दिखाता, कंबाइन करता हूं सेगमेंट्स अदर सेगमेंट्स करके, तो मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स 5 हो गए। ये ओरिजिनल जो थ्रेशोल्ड है उस बेसिस पे, और बाकी के चौथे नंबर का जो थ्रेशोल्ड है वो उसकी वजह से ऐड हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं क्लास में, तो बाद में देखिए। बोलिए प्रकाश। नहीं सर, प्रॉफिट और सेगमेंट्स इन प्रॉफिट एंड सेगमेंट्स इन लॉस को सेपरेटली इवैल्यूएट करना है फॉर 10% थ्रेशोल्ड। करेक्ट, उसमें से हाईएस्ट वाला यूज करना है। मैं दोबारा से बताता हूं, ये इसमें कंफ्यूजन है, ऐसे लग रहा है। मेरे पास है लेट्स से सेगमेंट 1 2 3 4 5, 5 सेगमेंट्स है मेरे पास। ये है प्रॉफिट में, इसका प्रॉफिट है लेट्स से 100, यहां पे है लॉस 200, यहां पे 150 प्रॉफिट, यहां पे लॉस नहीं है। डिपार्टमेंट 4 को है यहां पे प्रॉफिट 200, यहां पे है 300। ये लॉस, ये प्रॉफिट। स्टैंडर्ड कहता है आपके जो सेगमेंट्स प्रॉफिट में है उसका कंबाइंड प्रॉफिट कितना है। कितना कंबाइंड प्रॉफिट है? 450। जी। लॉस कितना है कंबाइंड लॉस? 500। एब्सोल्यूट फिगर में हाईएस्ट कौन सी अमाउंट है? दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 500। 500 का 10% कितना हुआ? 50। आपका प्रॉफिट और लॉस किसी भी सेगमेंट का 50 से ऊपर है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। यहां पे सभी रिपोर्टेबल है। प्रॉफिट 50 के ऊपर है, लॉस भी 50 के ऊपर है। मान लीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं अभी। छह, 7, 8, 9, इसको मुझे 500 ही रखना है। ये 450 है, ये 500 लॉस है। कि मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ता हूं, इसको मैं कहता हूं 30 लॉस है, 30 लॉस है, 40 लॉस है, 100 हो गया। यहां पे 70 है, और कितना हुआ? 30 30 60 40 100 170, ये 30। am I right? हाईएस्ट क्या है दोनों में से? 500 अभी भी। अब इसका क्या, 200 मैंने निकाल दिया और डिपार्टमेंट्स ऐड की, लॉस और मैंने एलोकेट कर दिया सबको। तो डिपार्टमेंट्स इन लॉस अगर मैं करूं तो मेरा टोटल लॉस 500 जाता है, प्रॉफिट 450 जाता है। इसका 10% एब्सोल्यूट अमाउंट में 500 हाईएस्ट है, दैट इज लॉस हाईएस्ट है, ज्यादा है, ग्रेटर है दोनों में। इसका 10% 50। मेरा प्रॉफिट 50 से अगर जिसमें ज्यादा है या लॉस 50 से ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ग्रेटर देन 50 प्रॉफिट, ग्रेटर देन 50 प्रॉफिट, ग्रेटर देन 50 प्रॉफिट, तीनों रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल नहीं है लेस देन 50। ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल नहीं, ये रिपोर्टेबल नहीं, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट थ्रेशोल्ड, प्रॉफिट और लॉस थ्रेशोल्ड। बात समझ में आ गई आपको अभी प्रकाश?
यस एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? यही इंपॉर्टेंट है। सर रेवेन्यू के केस में लेट्स से 75% एक्सटर्नल है बट देयर आर कंपनीज हु हैव हायर इंटरनल रेवेन्यूज, तो उन केसेस में तो कुछ ना कुछ तो इंटर वो एलिमिनेट करके एक्सटर्नल रेवेन्यूज का कुछ ना एक परसेंटेज होगा ही ना उसका। फिर तो ऐसे सिचुएशन, इसीलिए तो ये 75% वाला थ्रेशोल्ड है। इंटर कंपनी रेवेन्यू एलिमिनेट कर दिया तो ऐसा ओके एक्सटर्नल रेवेन्यू कम हो जाएगा ना। फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो आपका 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए एनी क्वेश्चंस? बस यही है, बाकी जो है वो रिमेनिंग में जाएगा। एसेट बेसिस पे ये रिपोर्टेबल नहीं है, ये रिपोर्टेबल नहीं, ये रिपोर्टेबल नहीं, ये रिपोर्टेबल नहीं, ये चार क्या करेंगे हम अदर करके कंबाइन करेंगे। बाकी ये रिपोर्टेबल है, ये तीनों, एंड दिस इज रिपोर्टेबल, दिस इज रिपोर्टेबल। तो 3 4 5 सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है, बाकी 4 रिपोर्टेबल नहीं है। ना रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में क्या क्या हमें देना है? सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड may continue to be reported even if no longer it meets the criteria। प्रीवियस ईयर में वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो इस साल भी आप रिपोर्टेबल कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। यू मे कंटिन्यू टू डू दैट, यू मे कंटिन्यू टू डिसकंटिन्यू ऑल्सो, यू मे डिसकंटिन्यू ऑल्सो, आई एम सॉरी। तो ये कंटिन्यू भी कर सकते हो, डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज अ रिपोर्टेबल इन द करंट पीरियड, segment data of the prior period presented or a comparative shall be restated unless cost exceeds the benefit। नए से एक रिपोर्टेबल सेगमेंट आई जो प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेड नहीं थी तो उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। बट प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल थी, इस ईयर में रिपोर्टेबल नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो उसको। ठीक है। नो प्रिसाइज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड ऑन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने देने चाहिए इसका नंबर कोई प्रिसाइजली नहीं दिया है, लेकिन कंपनीज टेंड नॉट टू प्रेजेंट एज मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एज पॉसिबल, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये क्विक एग्जांपल देखते हैं। PQR has a various operating segments. They are analyzing these segments for reporting purposes. They are analyzing this as a reportable segment. तो ये reportable segment जो है हमें आइडेंटिफाई करनी है based on the following criteria which are given। तो यहां पे आपके पास डेटा दिया है, रेवेन्यू फॉर द ऑपरेटिंग सेगमेंट ए इज एज बिलो। ऑपरेटिंग सेगमेंट ए जो है उसका 40 है सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 500 है, सेगमेंट लॉस 10 है, टोटल सेगमेंट लॉस 90 एंड सेगमेंट प्रॉफिट इज 200। अब बाकी के क्राइटेरिया जो कर ही नहीं रहे। ऑपरेटिंग सेगमेंट एज एसेट्स आर लेस देन 10%, सिर्फ ए किससे रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट एज एसेट्स आर लेस देन 10% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सेगमेंट रेवेन्यू कितना है, 40। टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट कितना है, 500, मतलब 10% कितना है इसका, 50। ये बिलो थ्रेशोल्ड है। इज एवरीबडी विथ मी? ना ही एसेट के बेसिस पे ये रिपोर्टेबल होता है, ना ही ये रेवेन्यू के बेसिस पे रिपोर्टेबल होता है। बचा कौन सा है, प्रॉफिट और लॉस। इसका सेगमेंट लॉस कितना है, 10% का सेगमेंट लॉस है। सेगमेंट लॉस कितना है इसका, 10% का सेगमेंट लॉस है। टोटल सेगमेंट लॉस एब्सोल्यूट लेवल पे कितने हैं यहां पे, सॉरी, टोटल प्रॉफिट कितना है, सेगमेंट प्रॉफिट 200, टोटल सेगमेंट लॉस कितने, 9। एब्सोल्यूट टर्म्स में विच इज हाईएस्ट, प्रॉफिट इज हाईएस्ट। उसका 10% मतलब कितना, 20। am I right? सेगमेंट लॉस 10% का है, ये इससे भी कम है तो ए रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। बात समझ में आई आपको? ये और एक एग्जांपल उससे रिलेटेड है। क्या डिस्क्लोज करना है,
फैक्टर्स यूज टू आइडेंटिफाई एंटिटीज रिपोर्टेबल सेगमेंट इंक्लूडिंग द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको डिस्क्लोजर में क्या क्या देना है, आपने कौन से फैक्टर्स यूज किए हैं फॉर डिटरमाइनिंग वेदर सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट और नॉट। तो ये तो यही पॉलिसी में डिस्क्लोजर आएगा, प्रॉफिट, एसेट्स एंड रेवेन्यू। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट derives its revenue, information about revenue, profit, loss मतलब expenses, asset, liability सब कुछ देना पड़ेगा, total revenue, other income, total expenses, profit, tax, total assets, total liabilities, ये बात मैंडेटरीली आती है। रिकंसिलिएशन, अभी किस रिकंसिलिएशन की बात करता है? मैंने आपसे कहा कि ये जो भी अमाउंट्स आएंगे इसके सामने, दिस विल नॉट बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब शुरुआत में ऐसी बात हुई थी, मैं आपको बताता हूं, जब कन्वर्जन हुआ था ना इंडेस में, इंडियन गैप से, तो कई दिन मैनेजमेंट बिजनेस करते, मैनेजमेंट को अकाउंट क्यों चाहिए नहीं, उनको बिजनेस पता होना चाहिए, दैट्स इट। अकाउंट कई लोग कर सकते, वो करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकती है, मैनेजमेंट का काम है बिजनेस करना, नंबर्स उसके हिसाब से वो ध्यान में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहे इंडियन गैप के हो या इंडेस के हो। अभी इवेंचुअली इंडेस आना पड़ेगा उनको, वो बात सही है, लेकिन शुरुआत में वो क्या करते थे, इंडियन गैप से रिलेटेड वो नंबर्स मांगते थे, सो दैट डिसीजन मेकिंग उनके लिए इजियर हो जाए, क्योंकि एक आदत थी डिसीजन मेकिंग के लिए। रेवेन्यू कैसा है इंडियन गैप का, उसको देखेंगे, एक्सपेंसेस इंडियन गैप के, एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू इंडियन गैप की, भले ही प्रेजेंटेशन बाकी इंडेस में हो, बट मैनेजमेंट कौन सी देखती थी, इंडियन गैप में। तो अमाउंट्स जो है वो अमाउंट्स मे नॉट बी इक्विवेलेंट टू आईएफआरएस, तो ये अमाउंट मे हैव अ डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस देन आईएफआरएस फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए क्या है, ये अलग बेसिस हो सकता है, तो वो बेसिस अलग रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट अलग रहेगी, उसका कुछ रिकंसिलिएशन चाहिए, ये वो रिकंसिलिएशन है। बात समझ में आ गई? अगर अमाउंट अलग है तो, और जरूरी नहीं कि अमाउंट अलग होनी ही चाहिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सेम ही हो सकता है। बाद में अल्टीमेटली अगर मैनेजमेंट सेम ही अमाउंट यूज करता है, सेम ही बेसिस यूज कर रहा है, तो रिकंसिलिएशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां की अमाउंट यहां की अमाउंट सेम ही आएगी। As simple as that. Other material items, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स है जो एलोकेट नहीं हो सकती सेगमेंट्स में, तो वो सेपरेटली दिखाएंगे। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, तो प्रीवियसली कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की है या जो रिपोर्टेबल नहीं थी, इस साल रिपोर्टेबल है तो उसका रीस्टेटमेंट। सो ये सब चीजें यहां पे डिस्क्लोजर्स में आती है। तो यहां पे एक एलॉबरेट डिस्क्लोजर्स में क्या क्या चाहिए, रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मतलब इंटरनल रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विथ 97 ऑफ IAS 1, वो जो एक्सेप्शनल आइटम्स है वो, एंटिटीज इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट और लॉस इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर, इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर, मटेरियल नॉन कैश आइटम अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगर कुछ है तो, जैसे इंपेयरमेंट, वो आता है। ये इंफॉर्मेशन हमें लगेगी फॉर डिस्क्लोजर पर्पसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अकाउंटिंग इसका कुछ हिस्सा है ही नहीं, ये सब डिस्क्लोजर में आएगा। बैलेंस शीट मतलब SOFP, P&L, SOCI, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। दिस इज अ डिस्क्लोजर रिलेटेड स्टैंडर्ड, एज सिंपल एज दैट। आप सिंपल ध्यान में रखिए, रेवेन्यू, इंटरकंपनी रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, टोटल प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, 7-8 चीजें भी ध्यान में रखी तो बात खत्म लॉजिकली। अपार्ट फ्रॉम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, जो पहले हमने देखा है। दिस इज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 6 से 8 मार्क्स, प्लीज यू कैनॉट इग्नोर दिस। 6 to 8 मार्क्स, इट्स अ लॉटरी फॉर यू, ऑलराइट। 6:30 बजे है, आज रुकना पड़ेगा। हमने क्विकली पूरा स्टैंडर्ड ही कर लिया, रिवाइज नहीं किया हमने।
हमने हमारे मेन बैच में नहीं किया था, मुझे पता नहीं आपने इसमें किया था कि नहीं किया था पेन ड्राइव में, तो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे हो गया, किया था तो बेटर है, वो रिवाइज हो गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग। हमारे पास जो बाकी बचा है वो हम देख लेते क्या है। IFRS 8 हो गया, बचा है एक IS 12, IS 41, IS 33 एंड कॉन्सो। दैट्स इट। इसमें से ये जो है वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप विद इन 2 hours एज अर्ली एज पॉसिबल, 2 to 2.5 hours। इसको 2.5 hours, 4 to 5 hours, इसमें हमारी बात खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, सो सी यू टुमारो एट 10 o'clock, 10 to 2, 10 से 2 बजे तक करेंगे। 2 बजे के बाद हम हार्ड स्टॉप लेंगे एंड खत्म करेंगे इसको। ऑलराइट, चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो। Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, बाय। Bye.